सर्वाइवल फैक्टर आपकी लड़ाई में ज़्यादा होती है। सो एयरक्राफ्ट ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ यू एंड यू फील एज इफ आप बर्ड्स की तरह उड़ रहे हो हवा में। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान। वी फ्लाई लेस इन डे, वी फ्लाई मोर इन द नाइट। महाभारत में अर्जुना, he used to practice at night. बाय मेमोरी वो इम्प्रिंट हो जाता है। सो देयरफॉर अगर इमरजेंसी होता है तो ही डज एग्जैक्टली सेम थिंग। दोस्तों, फाइटर कौन होता है? फाइटर वो होता है जो जिंदगी की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करे, डट के सामना करे। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं, उनकी चुनौतियां थोड़ी अलग थी। अब चुनौतियां सबकी अलग होती हैं, लेकिन इनकी आसमान में थी। दैट्स राइट, ये एक ट्रू फाइटर है। ही इज नन अदर देन एयर वाइस मार्शल मिस्टर राजीवा रंजन। अब इनकी हिस्ट्री जो है, अभी तो आप एपिसोड में सुनेंगे क्या क्या इन्होंने चीज़ें की हैं, क्या क्या फीट्स हासिल किए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस एपिसोड में मुझे पर्सनली सीखने को मिली, कि जो आसमानी जो लड़ाई होती है, चाहे वो आसमान में हो, चाहे आसमान में बैठे जो आपके दिमाग में चल रहा हो, एक ऑफिसर जो होता है उसका एक्सपीरियंस क्या रहता है, क्या उसकी चैलेंजेस होते हैं, क्या इनसिक्योरिटीज होती हैं, और क्या वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है जब वो एक मिशन अकम्प्लिश करता है। इस पूरे एक्सपीरियंस को हमने कोशिश की इस एपिसोड में इनकैप्सुलेट करने की, एंड आई एम श्योर आपको भी काफ़ी लर्निंग्स मिलेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द साक्षर दुगल शो। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली एयरफोर्सेस। मतलब काफ़ी मूवीज़ बन गई हैं, काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं, एंड अब तो इट्स आई थिंक आई एम पार्ट ऑफ अ फॉर्चुनेट जनरेशन जो आर्मीज के लिए, मैं ये नहीं कह रहा पहले की जनरेशन सीरियसली नहीं लेती थी, बट अब बहुत ही ज़्यादा एक पेट्रियाटिक फीलिंग काफ़ी है इन जो जेन जी एंड जेन अल्फा में। बट बिफोर कमिंग टू ऑल दिस, let me ask you my first question. So, what are the major myths with regards to the air forces जो general public में है? Okay, at the outset, Sakshar, thank you for having me on your show. And this happens to be my first on any electronic media when I'm speaking to the camera, okay, and to you. Uh, so, and through the life, I always hated speaking and communication. If there was a job to do anytime, anywhere, even Timbuktu, I said, give it to me. Give me for 72 hours continuous work. But communication, I always shied away from that. So as a result of that, ये जो है मेरे लिए यूनिक एक्सपीरियंस है, अगर आप बोलिए तो। एयरफोर्स का जब बात करते हैं है ना, या फौज की बात करते हैं, तो हम एक यूनिक चीज़ देश के लिए लाते हैं और यंग जनरेशन के लिए, कि आपका जो जो कमिटमेंट होता है आपके देश की तरफ, और देशवासियों की तरफ जो आपका रुख होता है, आपकी जो पैशन होती है जो किसी चीज़ की तरफ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें जो है कि यूनिक चीज़ ले आती है और यूथ को दिखाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एक वेलर का एंड हिम्मत की चीज़ जो होती है, क्योंकि आप ऐसे अनसीन सिचुएशन में आप आते हो, और कभी कभी डेंजरस सिचुएशन में भी आते हो, तभी भी आप अपने आप को काबू में रख करके उस सिचुएशन को हैंडल करते हो। एज अ रिजल्ट काफ़ी इम्पैक्ट होता है यूथ के ऊपर, एंड स्पेशली फ्लाइंग जब हम करते हैं तो एक अलग सा ही माहौल होता है। एंड जैसे आप ड्राइव करते हैं, आफ्टर सम टाइम कार आपका खुद का बॉडी का पार्ट हो जाता है। सो एयरक्राफ्ट ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ यू एंड यू फील एज इफ आप बर्ड्स की तरह उड़ रहे हो हवा में, एंड यू फील द फ्रीडम ऑल्सो समटाइम। लाइक एक बार जब 13 ऑड किलोमीटर पे जब फ्लाई कर रहा था, तो मैंने देखा कि धरती जो है वो डार्क हॉराइजन, फार ऑफ, सो यू सी द कर्वेचर ऑफ अर्थ देखते हैं। एंड तब उस समय लगता है कोई आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी सी इंजन की हमिंग की नॉइज़ आ रही है,
एंड तब लगता है कि धरती और आकाश के बीच में एक जगह है जो कि आप वहाँ पे हो, और असीम आकाश बोल रहा है कि आप मेरे साथ हो और मेरे पार्ट हो। सो उस समय आपको एक आध्यात्मिक टाइप का भी फीलिंग होता है। एंड क्योंकि वो हर ह्यूमन बीइंग नहीं जाता है वहाँ पे, और आप भी वो उस जगह पे हर बार डेली नहीं जाते हो, तो इट्स एन यूनिक फीलिंग ऑल इन ऑल बीइंग इन एयर। सर अभी जब मैं आपके बारे में और स्टडी कर रहा था तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। पीछे मूवी एक आई थी फाइटर, उसमें एंड में मैंने देखा आपका नाम क्रेडिट्स में था, तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? ओह ग्रेट। इन एयरफोर्स में जब एक अपॉइंटमेंट होता है जिसमें असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन स्पेस है, उस चेयर को आप जब ऑक्युपाई करते हो कि आपके डाइवर्स ड्यूटीज आपके नीचे में होती है। उसमें से ड्यूटीज जो हैं, जैसे आप स्पेस को हैंडल करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करते हो, आप साइबर सिक्योरिटी देखते हो, आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखते हो, आप एक मीडिया एंड पब्लिसिटी भी देखते हो, म्यूजियम एंड हिस्ट्री। सो एज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी एज अ लुकिंग आफ्टर मीडिया पब्लिसिटी हिस्ट्री एंड म्यूजियम, सो वी वेर टास्क्ड, जो भी आते हैं मूवी स्टोरी बुक्स लिखे जाते हैं, तो फैक्चुअली आर दे करेक्ट, आर दे अलाइन विद द एयरफोर्स थॉट प्रोसेस, इथोस। सो दे कम हमारे पास आते हैं, हम रिव्यू करते हैं and उसके बाद वो अगर कुछ माइनर करेक्शंस होते हैं वी गाइड देम। ऑल्सो अगर वो हमसे पूरा मदद लेना चाहते हैं तो एक प्रोसेस होता है, उनकी अप्रूवल होती है एंड उसमें हम देते हैं। तो फाइटर मूवी में me and my team assisted them also when मूवी तैयार होता है, उनकी स्क्रीनिंग होती है एंड कुछ उसमें आपको अच्छा बुरा लगता है, थोड़ा बहुत आप गाइड करते हो। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फाइटर मूवी में आवर टीम एंड द इंडियन एयरफोर्स ने मदद किया था उनको, एंड दैट्स हाउ इट वाज अ नाइस ऑफ दैट मूवी मेकर्स टू गिव अस द क्रेडिट टू इंडियन एयरफोर्स, एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पे मेरा नाम था। सर मिग 21, ये आई थिंक सबसे फेमस नाम होगा इन टर्म्स ऑफ जो भी प्लेन्स होते हैं एयरफोर्स में, जनरल पब्लिक को पता है। एंड आपका नाम बहुत क्लोजली एसोसिएट किया जाता है मिग 21 से, ऐसा क्यों? मिग 21 जो है एंड F-16, ये दो प्लेन है जो मॉडर्न एरा में आपके मैक्सिमम क्वांटिटी बने हैं, एंड इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा मिग 21 उड़ा है। सो जब हमारे को मॉडर्न जनरेशन की, नेक्स्ट जनरेशन फोर्थ जनरेशन की एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी हमारे को, तो देन वी स्टार्टेड आस्किंग द गवर्नमेंट कि गिव अस अ न्यू एयरक्राफ्ट। एज अ रिजल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ तेजस आया था। तेजस के लिए बनाने में टाइम हो रहा था, सो देयरफॉर एयरफोर्स ने बोला व्हाई नॉट अपग्रेड मिग 21 को हम करते हैं। सो मिग 21 को अपग्रेड करने के लिए हमने रशिया का मदद लिया था। फुल प्रोसेस होता है उसका, कौन कौन कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस में प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व होते हैं, R&D एस्पेक्ट देखा जाता है। उसके बाद रशियन गवर्नमेंट से हुआ एग्रीमेंट एंड हमारा एयरक्राफ्ट अपग्रेड हुआ। जब एयरक्राफ्ट अपग्रेड होकर के आया हिंदुस्तान में, तो HAL के पास आया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, बाकी भी मिग 21 को वो अपग्रेड कर रहे थे। उस अपग्रेड में आपका जो था रडार अच्छा था। सो एसेंशियली केवल एयरफ्रेम एंड इंजन था। इंजन में भी काफ़ी मॉडिफिकेशन किया गया था, बट बाकी जो हार्ट होता है फाइटर एयरक्राफ्ट का, उसका जो वेपन सिस्टम जो मेन है, एंड आपका एवियोनिक्स होता है, रडार सिस्टम होते हैं, एंड फ्लाइंग गाइडेंस एंड द कंट्रोल्स होते हैं, they were all removed, older one and the new one was put. So as a result, this aircraft was actually virtually a new generation, you can say close to fourth generation aircraft. Okay, so when it came that time, ऑपराक्रम चल रहा था। सो ऑपराक्रम जब हो रहा था तो एक ब्रिलियंट ऑफिसर जो कि बाद में वाइस चीफ बने, उनकी आइडिया थी एट एयर हेड क्वार्टर, ही वॉज लुकिंग आफ्टर फाइटर फ्लीट, कि वाई नॉट ब्रिंग दिस मिग 21 अपग्रेड, बिकॉज उसकी जो रडार की और मिसाइल की परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन वॉज नॉट अवेलेबल हमारे सब कॉन्टिनेंट में। वो न F-16 के पास था, न मिराज के पास था, न ही आपके पास Su-30 के पास था। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल था, जो कि आपके 10 से 30 किलोमीटर की मार
मारने की क्षमता थी। ऑल्सो जो रडार था हमारा, वो देख सकता था 60, 70, 80 किलोमीटर तक वो देख सकता था एंड एयरक्राफ्ट को लॉक ऑन कर सकता था। एज अ रिजल्ट वो जो जहाज है आपका अपोनेंट है वो कभी नहीं देख पाएगा एंड सडनली ही विल सी दैट सम मिसाइल इज कमिंग एंड हिटिंग हिम। सो ये जो जहाज था, तो उनका आइडिया था कि पराक्रम में ये जो 4 जहाज हैं उनको ले आ करके उनको हम डिप्लॉय करें एंड अगर लड़ाई छिड़ती है तो ये सबसे पोटेंट वेपन होगा इंडियन एयरफोर्स का। एंड प्लान था कि वी फ्रॉम श्रीनगर टू भुज all along the border at various places it will be utilized and without giving warning to anyone, and it remains a surprise element or something like Sudarshan Chakra you can see. एंड सो जब हमारा ये डिप्लॉयमेंट में हमारी यूनिट फॉरवर्ड एरिया में थी, सो एक दिन दोपहर में हमारे कमांडिंग ऑफिसर आते हैं, बोलते हैं तैयार हो जाओ, गेट योर टीम, लेट्स गो। तो मेरे को तो कुछ अजीब लगा कि ये क्या हो गया, कि पराक्रम कहीं तो लड़ाई तो नहीं छिड़ी। तो फिर सीओ चले गए, फिर थोड़ी देर के बाद है टीम तैयार हो गया। तो मैंने वो पूछा सर से कि क्या हो गया सर, लड़ाई स्टार्ट हो गया, हमें जाना है क्या? बोलते यूनिट में किस लिए आए हो आप? सो उस यूनिट में हम लोगों के लिए कुछ 10 से 12 लोग सेलेक्ट होकर के आए थे जो मिग 21 अपग्रेड के लिए, बिकॉज वो यूनिट था पहला यूनिट इंडियन एयरफोर्स में जिसमें मिग 21 अपग्रेड आना था। तो देयरफॉर उनको मैंने बोला सर एक ये ऑफिसर है जो हमारे साथ है, ये रहना चाहिए। देन कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि हमारे मिग 21 और एएसएफ जो एयरक्राफ्ट है, अल्ट्रा मॉडर्न एयरक्राफ्ट उस समय जो था, लाइक मिराज, मिग 29 एंड सू 30, उसमें काम किया हो और मिग 21 में फ्लाई किया है। तो सो देयरफॉर कुछ नेम प्रपोज हुए, हमें बोला गया इवनिंग में ट्रेन है, पकड़ो जाओ अम्बाला, अम्बाला से आप जाओ सीधा दिल्ली, मॉर्निंग में देयर बी एयरक्राफ्ट, देयर बी एन ऑफिसर ग्रुप कैप्टन फ्रॉम एयर हेडक्वार्टर, आप लोग को ये जहाज ले जाएगा बंगाल में, वहाँ पे आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। सो हम जब जा रहे थे जहाज में वहाँ पे, तो जो साथी मेरे थे वो बोले कि सर ऐसा भी एयरफोर्स में होता है क्या? मैं बोला यस, कि कंट्री की रिक्वायरमेंट है, सो देयरफॉर द एयरफोर्स विल पुल, जो भी करना होगा वो करेगा। सो हम लोग गए वहाँ पे, कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग हुई एंड देयर आफ्टर हम लोग ओजार में जहाँ फैक्ट्री थी वहाँ गए। तो हमने कमांडिंग ऑफिसर एंड 4 ऑफिसर हम लोग, तो हमारे लिए था कि हम लोग 4 से 5 सॉटी उड़ेंगे एंड देयर आफ्टर, सो रात में हम लोग वाइल दिन में फ्लाइंग होता था, रात में बैठ करके हम सारे जो प्रोसेस उसमें एम्प्लॉय होंगे, वॉर कैसे होगा, फ्लाइंग कैसे होगा, अगर हमारे इमरजेंसी हुए कैसे कम्युनिकेट क्या करेंगे, एवरीथिंग हम वो रूल बुक और पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाया। सो क्या किया, हर आर्मी की एक स्ट्रेंथ होती है, तो बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ, बीइंग द नंबर 2 ऑफ द यूनिट, कमांडिंग ऑफिसर को मैंने बोला कि सर ये हर ऑफिसर की एक एक स्ट्रेंथ है, ये ऑफिसर जो करेगा एयर डिफेंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करेगा, ये ग्राउंड अटैक करेगा, सम, तो इस तरह हमने अपने आप में ड्यूटी बांट दिया एंड वो ड्यूटी से हमने क्या किया, मिल करके एज अ टीम हमने फैंटास्टिक सारे डॉक्यूमेंट, सारे एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफी सारे तैयार किए। So as a result, from there onward, being the first to IC and being the non-test pilot, because that aircraft was flown only by test pilot till then. Two of them were in Russia, um, who became मेरे कमांडिंग ऑफिसर बाद में बने, और एक थे टेस्ट पायलट HL में थे, एंड आफ्टर दैट आई वाज वन ऑफ द फॉर्चुनेट वन टू फ्लाई नॉन टेस्ट पायलट। सो देयरफॉर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई मैं लकी हूँ कि अपग्रेड, एंड आई कंसिडर अपग्रेड एज माय बेबी एंड अ गर्लफ्रेंड बोथ। सर हमने काफ़ी सारी मूवीज़ आर्मी के बारे में तो देखी हैं कि क्या ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, व्हाट इट डज टू अ पर्सन मेंटली एंड फिजिकली। एयरफोर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द प्रोसीजर, लेट्स से कोई अप्लाई कर रहा है वर्सेस, एंड ऑब्वियसली अप्लाई करने से लेके जब फाइनली आप ऑफिसर बन जाते हैं, वो जर्नी कैसे होती है, स्पेसिफिकली हाउ डज इट चेंज यू मेंटली एज अ पर्सन? देखिए, एयरफोर्स में आने के लिए दो तरीका है।
एज अ पायलट। वन इज थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू है, एंड एक हमारे डायरेक्टर जो आते हैं एयरफोर्स एकेडमी में। सो जो एयरफोर्स एकेडमी में आते हैं उनको 6 महीने पहले हम बुला करके उनकी प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग करते हैं, एंड ऑल्सो उनके लिए डिसिप्लिन एंड द मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ भी वहाँ पे सिखाया जाता है। एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब रहते हो आप, तो टुवर्ड्स एंड लास्ट 1 ईयर में आपको फ्लाइंग का एक्सपोजर मिलता है एंड फ्लाइंग रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग होती है। सो एज अ रिजल्ट आप एक लेवल पे ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फ्लाइंग क्या है एंड फ्लाइंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सो जब एकेडमी में आते हैं एयरफोर्स एकेडमी में, दैट्स द प्लेस वेयर योर रियल ग्राउंडिंग टेक्स प्लेस। तो पहला तो होता है कि आप जब कभी जहाज को ही उड़ाते हो, अनलाइक जो सिविल में हम लोग जब गाड़ियां चलाते हैं, तो हम गाड़ी के या कुछ भी मशीन, तो हम उतना ध्यान से नहीं देते हैं, देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड द इक्विपमेंट एंड सिस्टम को। वहाँ पे ये नहीं चलता है। उन आपको जो होता है वर्चुअली ऑलमोस्ट 1 महीने तक उस जहाज के बारे में बताया जाता है, एंड बाय द टाइम एज यू फ्लाई, एक्सपीरियंस होते होते कभी कभी कुछ अजीब सा आवाज आता है, तो आप आवाज से समझ सकते हो ये आवाज क्या गड़बड़ है जहाज में। सो धीरे वो कैपेबिलिटी बिल्डअप होती है आपको। सो उसमें जब टेक्निकल आपको बताया जाता है, कैसे एयरक्राफ्ट को एम्प्लॉय करना बताया जाता है, सो एज अ रिजल्ट यू बिकम अ बेटर कॉम्बैट पायलट, एंड ऑल्सो यू कैन हैंडल द इमरजेंसी बेहतर। तो उस दौरान पहला जो होता है हमारा टेस्ट होता है, जो कि हम कोलोकली कहते हैं जेन टेस्ट कहते हैं। जेन टेस्ट में होता है एक इमरजेंसी होता है एंड एक चेक्स होते हैं। सो इमरजेंसी में जो होता है, अगर आपने 95 नहीं लाया एंड हुआ, तो आप पास नहीं हुए। और सिस्टम्स एंड चेकलिस्ट में 90 एंड अबव you have to get it. And thereafter, in the olden time for us, there was a blindfold check before you go for a solo, wherein आँख के ऊपर पट्टी बांधी जाती थी, कॉकपिट में बताया जाता था, एंड बोलते थे इमरजेंसीज, बोलते थे अच्छा अब हवा में आग लग गया है तो आप क्या करोगे, तो आपके हाथ स्विचेस के ऊपर जाना होता था। नाउ मॉडर्न एरा में वो सब जो होता है ट्रेनिंग आपको सिमुलेटर में होती है। जमीन पे सिमुलेटर एकदम जहाज की तरह बिहेव करता है, और उसमें आपकी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग होती है, एंड देयर आफ्टर यू ग्रेजुअली ट्रेन। एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस इज फेजेस में हमारे ये आते हैं, तो यू हैव गो थ्रू लिटिल डिमांडिंग फेज। सो एज अ रिजल्ट मेंटल टफनेस आता है, लाइफ को कैसे हम देखते हैं वो चेंजेस आते हैं आप में, एंड रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन, रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, ऑल ऑफ थिंग आता है। क्योंकि आप पहले बार देखते हो कि आप जितने भी धुरंधर हो, लगता है ये भी नहीं मेरे को पता है। सो एज अ रिजल्ट द हम्बलनेस जो आती है लोगों में, वहाँ पे आपको देखने को आता है। इवन इफ द आप टॉप गन को देखे होंगे मूवी, उसमें वो चश्मा लेके टशन लेकर के वो चलता है, बट वो कभी देखा होगा वो हम्बल होता है जब सीखता है, जब उसके इंस्ट्रक्टर बताते हैं एंड उसकी कुलिग उससे बेहतर होते हैं उसके साथ साथ लगता है। सो वो एक यूनिक क्वालिटी आती है। प्लस एक ऑल्सो यूनिक क्वालिटी हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो कि दूसरी जगह उतनी अच्छी तरह नहीं है। इवन मेरे चीफ या कमांडिंग ऑफिसर उड़ेंगे, तो हमारी सब एक साथ बैठ के ब्रीफिंग होती है। फ्लाइंग के बाद जब आते हैं, हमें आधे घंटे 1 घंटे टाइम मिलता है, फ्रेशन अप होते हैं, रिकैप करते हैं हवा में हमने क्या किया, कैसे किए, कुछ ड्राइंग बनते हैं, एंड देन वी कम एंड ब्रीफ डीब्रीफ आवरसेल्फ। एंड इवन कमांडिंग ऑफिसर एंड चीफ भी सामने खड़ा होकर बोलते हैं कि हवा में मैंने ये किया। जब अगर कुछ गलतियां किया होगा, तो बोलेंगे ये गलती किया, मेरे को ऐसे करना चाहिए था। क्योंकि हवा इतने फ्लूइड डायमेंशन है, ऑल्सो द इनपुट इतने सारे चीजें आती है आपको। सो देयरफॉर वाजिब है कि आप ऑलवेज सही नहीं कर पाओगे। इवन द एआई जो होगा, उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा सम टाइम टू फोरकास्ट एंड प्रेडिक्ट दोस एंड मैन्यूवर करेक्टली। सो दैट सामने होकर खड़ा होकर के बोलना कि आपने ये गलत किया, दैट ब्रिंग्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ हम्बलनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। सो दैट पुराने जमाने में कभी किसी ने गलती से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो एज अ पायलट one tend to lose the respect for him. So therefore, it was honesty, uprightness, the courage, and also
your professional skills, more you sweaten in the ground and in the peacetime, better would you would be in the war. So as a result, हमारी ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट होकर के ट्रेनिंग पीरियड में ख़त्म हुआ. देन वी कम टू द एडवांस फेज. वहाँ ख़त्म होने के बाद once you are commissioned officer, then you come to Air Force Station Bidar. You have got Hawk aircraft. फाइटर के लिए मैं बता रहा हूँ. वहाँ पे हॉक एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग के बाद देन यू गो टू योर कॉम्बैट स्क्वाड्रन. विदर के बाद एक फेज आता है जबकि आप कलकत्ता के पास क्लाईकुंडा है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटर टाउन. वहाँ पे आप लोग जाते हो. वहाँ पे लोग ट्रेनिंग करने के बाद देन दे गो टू देयर रिस्पेक्टिव फ्लीट्स. एंड ऑलवेज होड़ रहता है, अगर 2 से 3 यूनिट रहती है एंड पायलट में, कि सनराइज के पहले कौन टेक ऑफ किया. और एंड नाउ इंडियन एयरफोर्स से ट्रांसफॉर्म कर गया है, क्योंकि वी फ्लाई लेस इन डे, वी फ्लाई मोर इन द नाइट. बिकॉज जहाँ जब दिखेगा नहीं लोगों को, वहीं पे सरप्राइज होगा. एंड दैट्स व्हाई इन द नाइट में हम फ्लाई करते हैं टू मेक द थिंग टफ फॉर द एनिमी. एंड इफ यू रिकलेक्ट, अभी ऑप सिंदूर में सारे नाइट में हुआ था. And also when you look at the circadian aspect of the human, you have glands in the human body. They behave in a different manner day के time में. नाइट में 1 से 3 बजे ये सब सारे जो होते हैं सुसुप्त अवस्था के कारण, क्योंकि ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट ऐसे हुआ, उसकी परफॉर्मेंस सबसे सब ऑप्टिमल होती है. एज अ रिजल्ट, अलर्टनेस इन ह्यूमन बीइंग इज लोएस्ट एट दैट टाइम. सो उसको ओवरकम कर करके इंडियन एयरफोर्स ने नाइट में 1 से 3 बजे के बीच में अटैक किया था. So this actually मेरे को रिमाइंड करे महाभारत में अर्जुना he used to practice in night so that कि वो इतना मतलब नाइट में डिफिकल्ट है, उस टाइम अगर आप ट्रेन कर लो तो डे में तो आपको. एकदम सही आपने बोला. वही प्रिंसिपल एयरफोर्स ने अप्लाई किया है. एंड वी डू रेगुलर ट्रेनिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, we also have started learning from our past good practices and sometimes mistakes, also learning from the other air forces, that if a pilot is trained in certain number of mission in a actual combat scenario, जैसे लड़ाई होगा, उस लड़ाई के सिनेरियो में आपको ट्रेन किया गया, देन यू सर्वाइवल फैक्टर आपकी लड़ाई में ज़्यादा होती है. जैसे ये वियतनाम में अमेरिकन फोर्सेस ने रियलाइज किया था. दैट्स व्हाई अमेरिकन फोर्सेस ने एक रेड फ्लैग का एक्सरसाइज स्टार्ट किया, जहाँ पे कि वो लार्ज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट आते हैं, ग्राउंड एलिमेंट एंड एवरीबडी, दे ट्रेन टुगेदर लाइक इन वॉर लाइक सिनेरियो. एंड इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो हैज स्टार्टेड in last 4 to 5 years those kind of a training in a big manner, right? Also we do long range extended training, 12 घंटा 13 घंटा रिफ्यूलर, go long distances. दिन सनसेट के समय उड़ा, नाइट में उड़ा, सनराइज के समय लैंड किया, रिफ्यूलर लगाया. लार्ज नंबर ऑफ पैकेजेस हम ट्रेन करते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में करते हैं. ये सब चाइना नहीं कर पाता था, एंड चाइना ने अभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगा. एंड हम जब जाते थे अंडमान एंड दूर तक जाते थे, तो वो नहीं कर पाता था चाइना. चाइना अभी करने लगा है, और ये चीज़ हम सालों साल से कर रहे हैं ये ऐसा. एंड दैट यूनिक थिंग, जब हमने रेड फ्लैग अपने यहाँ भी लास्ट 1-2 साल से स्टार्ट किया, फॉरेन एयरफोर्सेस को बुलाया है, और हम लोग अराउंड 30 और कंट्री को बुला के एक साथ प्रैक्टिस हमने स्टार्ट किया था. जोधपुर के आसपास हमने ये एक्सरसाइज किया था. ऑल्सो साउथ में हम कोयम्बटूर के आसपास थोड़े बहुत ऐसे एक्सरसाइज किए हैं. सो एज अ रिजल्ट इट्स बिकमिंग मोर इंटेंस ट्रेनिंग. एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट, आपने जो टॉप गन मूवी के बारे में बताया, तो इंडियन एयरफोर्स का भी एक टॉप गन स्कूल है. टॉप गन स्कूल, टॉप गन स्कूल है. इट्स ग्वालियर में है, टैक्टी कहलाता है. एंड एवरी कंट्री एयरफोर्स पायलट वांट्स टू कम हियर एंड ट्रेन. एंड ऐसे स्कूल जो है वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड है. एंड ये टॉप गन स्कूल हमारा जो है टैक्टी हैज गॉट यूनिक फैसिलिटी देता है. क्या फैसिलिटी देता है? एक ही जगह आप डेजर्ट में भी ट्रेनिंग करते हो, आप जंगल एरिया जहाँ पे रेन हो रही है, आप हिमालयन भी देखते हो, आप सी भी देखते हो. ऐसे डाइवर्स इन्वायरमेंट जमीन का
एज अ रिजल्ट एयर का आप कभी नहीं मिलता है. एज अ रिजल्ट योर एक्सपोजर इज फैंटास्टिक. सो एनवायरनमेंट के अलावा ऑल्सो डेंस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है. ऑल्सो लार्ज पैकेजेस आते हैं. whole lot of element comes. Land forces भी आते हैं, कभी कभी maritime forces भी आते हैं. So some phases of the exercise. So as a result ये training जब होती है, so आपका warlike scenario होता है. So some of the pilot go through this training. Out of this pilot, some of them are chosen and they are put as inspector, जो कि एयरफोर्स की यूनिट्स की एंड पायलट को इंस्पेक्ट करते हैं एवरी 2 साल में एक बार. और अगर आप उसमें पास नहीं किए तो आपकी कैरियर सीन है. अगर कमांडिंग ऑफिसर की यूनिट नहीं पास की एंड परफॉर्मेंस नहीं की, आपको ऊपर जाना मुश्किल होगा. एंड दिस इज ओनली इन द इंडियन एयरफोर्स. बाकी दो सर्विस में नहीं है. पाकिस्तान हैज, बट पाकिस्तान डज दिस इंस्पेक्शन एंड ऑडिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड. यूएस डज एक्स्ट्रा लॉन्ग पीरियड. हमारे यहाँ क्या होता है, 5 days और 7 days जो होता है पीरियड, उसमें हम लोग वर्चुअली बोलिएगा तो भूत बन जाते हैं. तो इतने सारी इंटेंस एक्टिविटी होती है. एंड सर जैसे फॉर एग्जांपल इंटेंस एक्टिविटी मतलब कि जैसे लड़ाई होगा, दिन में आपके जो होंगे जहाज 5 से 6 सौटियाँ होंगी, तो हमारे टेक्निकल क्रू वो लगे हैं, हमारे अलग सपोर्ट फोर्सेस उसको सपोर्ट में लगे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट में लगा है, कंट्रोल एयर ट्रैफिक वो उसमें लगा हुआ है. पायलट सॉटी उड़ा, प्रिपेयर किया नेक्स्ट सॉटी, इन मीन टाइम दूसरा पायलट ले गया. सो यू आर फ्लाइंग 3 to 4 सॉटीज इन 24 hours, द वे यू विल फाइट इन द वॉर. सो इस वैसी ट्रेनिंग होती है. एंड वी डिड समथिंग लाइक दैट हम करते हैं. अभी आपने अलग अलग मूवीज के बारे में बात की, टॉप गन, फाइटर, जनरली हॉलीवुड बॉलीवुड बोथ, कितना क्लोज होता है, कितना रियलिटी से कितना ये क्लोज है जो दिखाते हैं मूवीज में? देखिए इन फाइटर मूवी हमने रियलिटी से थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले गया, बिकॉज दे हैव टू ड्रामेटिक्स में करें क्रिएटिव लिबर्टी थोड़ा. हाँ, फ्रीडम क्रिएटिव लिबर्टी ले करके. सो देयरफॉर दे विल बी सम डिफरेंट देन व्हाट इट इज, बट इट डिपिक्ट्स प्रीटी गुड एस्पेक्ट एयरफोर्स का होता है. एंड टॉप गन एक लेवल आगे जाता है, जिसमें कि एरियल मैन्यूवर्स जो दिखाते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू व्हाट जो एक्चुअल में होता है. एंड ऑल्सो द वॉर लाइक सिनारियो जैसे होता है, उन्होंने दिखाया था कि कैरियर से एयरबॉर्न होकर के रशियन एयरक्राफ्ट को इंगेज करते हैं एंड उसके बाद आते हैं. सो बट हम वो इन्वर्ट करके दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर नहीं फ्लाई करते हैं, हम दूर से उनको वॉर्न करते हैं, बगल में आते हैं उनको वॉर्न करते हैं. एंड इट्स अ रूल, इंटरनेशनल रूल विच इंडियन एयरफोर्स थॉरली फॉलो करता है. They give the warning to other guy adequately if they violate your airspace कि आप गलत कर रहे हो. अगर they do offensive action, then no question asked. If there are some yellow tail globally it is for the trainer. ट्रेनिंग में आप मिस्टेक कर सकते हो, तो उनको जनरली हम नहीं शूट करेंगे. ओके, सो एज अ रूल हम फॉलो करते हैं. हमने अटलांटिक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का शूट डाउन किया था, वो रिपीटेडली हमारे एयर वायलेशन कर रहा था, और हमारे टेरिटरी में आकर के वो हमारे प्रोसेसेस को चेक करता था, हमारे रिएक्शन को करता. हमने एडिक्वेट उसको वार्निंग दिया था, वो नहीं मान रहा था, तो ऑब्वियसली देयर वाज ही हैड टू बी शॉट डाउन. आई मीन ही कांट बी वायलेटिंग माय एयर स्पेस. समथिंग लाइक मेरे घर में घुस करके चोरी करने के बराबर है. आप आकर के आप चोरी करके ले जा रहे हो, सामान बार बार कर रहे हो, तो कितने बार आप उसको माफ करोगे? सर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है मैंने, जनरली मूवीज़ में क्या होता है जब ऐसे एक कॉम्बैट सिचुएशन होती है, अब देखने में तो बड़ा एक वो आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, बट इन रियलिटी आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है उस मोमेंट पे. मैं तो ये तक सोचता हूँ कितनी बार जैसे इतने प्लेन्स हिल रहे हैं, अब टारगेट करना कितना मुश्किल होता है. सो सर इन योर एक्सपीरियंस कभी ऐसा कोई सिचुएशन आई है जहाँ आपको क्लोज कॉम्बैट करना पड़े, लाइक व्हाट वाज दैट सिचुएशन? So before that close comment, I'll tell you one situation in which I spent long time in the training in the MiG-21 as a flying instructor at various ranks, and also I commanded a unit which was MiG Operational Flying Training Unit. So as a result of that, another heart of mine is in the MiG-21 is the training role. And when the बच्चा लोग आते हैं as a young officer,
Actually, you are like a father, parent to teach them to how do they walk into the space, how do they come into the combat scenario. So एक ट्रेनिंग में जो पायलट था उसका इनिशियल फर्स्ट फ्यू सॉर्टीज था. तो उस फर्स्ट फ्यू सॉर्टीज में क्या होता है, समटाइम यू बिकम मैकेनिकल, बिकॉज मैंने आपको बताया ग्राउंड में हम उनको पूरा एकदम ट्रेनिंग दे देते हैं, बाय मेमोरी वो इम्प्रिंट हो जाता है. सो देयरफॉर अगर इमरजेंसी होता है तो ही डज एग्जैक्टली सेम थिंग. ओके, सो उन्होंने क्या किया, जब मिग 21 के लिए एक होता है समथिंग कॉल्ड एज लाइट फ्लो ड्रॉप किक रिलीज. सो लाइट होता है समथिंग आफ्टर बर्नर, जो एयरक्राफ्ट के पीछे सडनली यू हियर मैसिव साउंड एंड बिग आग का प्लूम देखते हो, तो वो रीहीट आफ्टर बर्नर कहते हैं. सो वो उसके लिए कुछ लाइट होती हैं, इंजन में कुछ इंडिकेशन होते हैं. एंड सो वो पायलट ने like a parrot, he said that, but he didn't monitor, because at that time when you were sitting in the aircraft, first few sortie is happening at such a rapid space. Within no time you are touching 300 kilometer per hour. Okay, just about 900 meters to 1.5 kilometer mein. So as a result, when you are doing this, sometime you are not able to comprehend what's happening in the cockpit. So when he said, I see that there is something wrong, so there are certain action I did. I said, okay, but aircraft immediately started behaving right. So we got airborne. Okay, and when we were selecting undercarriage up, that is the time once again this afterburner failed. And that's a critical phase wherein when you are not very high up in the sky, you don't have height in the hand, and you don't have that engine power. In the fighter aircraft, this kind of thing, you are a duck who can't fly. So therefore, so certain action we did, and that is the short time mein, that in my dimag aaya, I had simulated similar situation as a base flying safety officer. That base had this action, and whole base has to react and do action. Then I said, बच्चे आपने तो ये सिचुएशन किया था, लेट्स बेस को आज एक्चुअल सिचुएशन ये करने को मिलेगा. That officer in the front had talked about that engine system and the similar failure thing in the morning to the trainee pilot, because in the beginning we do this kind of lots of lecture and the training. So I said, look, what you talked in the morning, you have the situation in the hand. And I kept giving certain instruction, that fraction of 1-3 seconds. I also said, let me have a look at the ejection seat and brace up and take the position, because for the ejection you require certain action to do and you have to take position. So all those things, and short while ke liye you do remember your family and the parents. So all those thought, tuck, 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 within just 2 to 3 seconds while you are taking the action. But we did the action, took correct action. Once again, aircraft stabilized and we climbed up and we came back. And because of this, Air Force rewarded me as a Chief of Air Staff commendation from the air headquarters I got for handling with a trainee pilot with no experience and afterburner failure very close to the ground when you are like a duck where you can't fly. सर आपने अभी इमोशंस की बात की उस मोमेंट पे 2-3 सेकंड्स के लिए, बट आते हैं इमोशंस. एंड ये मेरा हर एक ऑफिसर को क्वेश्चन होता है, चाहे आर्मी नेवी कोई भी हो, आप कितना भी मेंटली ट्रेन हो जाओ, ठीक है, आप में और किसी एक नॉर्मल सिटीजन में बहुत फ़र्क होगा, फिर भी जो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, वो क्या फीलिंग होती है एंड कैसे मैनेज करते हैं, मतलब मोटिवेशन क्या होती है कि यार मतलब इसको, आई नो ऑब्वियसली पेट्रियोटिज्म में सब कुछ है, बट स्टिल एक चैलेंज तो रहता होगा. Yeah, see, end of the day, we are the normal citizen of the country. We come, आप लोग मेरे मम्मी पापा बाप भाई, आप लोग हो, आप ही लोगों में से एक पिकअप होकर के हम आए. And because the training and ethos and the culture, you keep getting groomed. As a result, you inculcate a unique capability. And that, as a human, because you are made to react in a particular manner, for momentarily those kind of a thought, those kind of reaction comes in, but
Because of your training and grooming, you overcome very quickly, which normally it doesn't happen in the normal human being, or if you are not trained well. Uh, some of the very high level of the training, you do not feel the need to think like that. Sometimes it becomes a part of you. You said one of the situation when we are doing a combat, and I have a very high regard for that officer who retired as deputy chief of air staff. In in fact, in one of the meeting, both Israelis and Russian came and said they have never seen a general like him, because he said he's so honest, so upright, so humble, so simple, that they have no way out but to give what Indian Air Force was demanding from them. So that gentleman, when I was a young flying officer with just about 2 years, 3 years of service in Srinagar, and he was my chief operation officer of the base. So we are doing some training, and that training exercise, both of us, we crossed so close, and so close that virtually I could see the nuts and bolts of the aircraft. इतना क्लोज थे. इतने close थे. Okay. And it was MiG 21, and it was head on. And just imagine another aircraft flying at somewhere around 700 to 800 kilometer. You are also flying similar speed, 1400, 1500 kilometer, and that's suk. So, and especially when you tend to lose the contact and you don't announce and you remain in the combat. But my senior had little contact, okay, and he kept the aircraft safe from me, okay, while I had lost the contact. And some of the olden time, the fighter pilot, they used to do this kind of thing. They come very close to you head on, and thereafter put the gun sight. When you put the gun sight onto other aircraft and you keep heading, that means you're going to collide with him, right? So they used to come like that, scare you. As you turn, you are the dead guy. Or at the optimum range, they used to fire and at the other aircraft and turn away from that aircraft. सर ऑप्टिमम रेंज कितना होगा मतलब? सी पुराने जमाने में वो गन्स होते थे ना, गन्स का रेंज जो होता था, किलिंग रेंज जो होती है आपके मैक्सिमम 2 किलोमीटर. Ideally, it's less than around a kilometer or thereabout. Okay, but in those aircraft, the slow-moving aircraft, 500 meters. Also, you could maneuver those aircraft even when you are closer than 100 meters. You could turn away and not collide with the other aircraft. So they were great fighter pilot, they were warriors who are actually fearless. The way you asked me, was there any fear in them? Some of them, no, I would dare say, because they trained and they groomed in that manner. सर बहुत लोग जनरल पब्लिक, ये क्वेश्चन मैंने कितने लोगों से बात की है, वो सेम क्वेश्चन कहते हैं कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो आज अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं कहाँ स्टैंड करती है एंड व्हाई, लाइक व्हाट इज़ द, हम बात तो करते हैं कि हमारी इंडियन एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है, बट रियल पिक्चर क्या है एंड क्या क्या हो रहा है आजकल? See, we have a unique inventory, right? So हम लोग सब लोग बोलते हैं खिचड़ी अच्छा नहीं लगता है. मेरे लिए खिचड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि खिचड़ी किसी भी टेस्ट के लिए बना है. So we have a diverse inventory, diverse. So as a result, the diverse thoughts, employment, and all that. So हमारी जो employment philosophy and the thought process, strategic to operational to tactical, it can handle any situation is emerging, because you think uniquely, which caters for all kind of a scenario. So therefore, every air force in the world wants to train with the Indian Air Force. It's one of the highly rated and professionally renowned air force. सो ये कहना ठीक होगा दैट वी आर prepared for different Absolutely. scenarios, अलग-अलग scenarios के लिए हम Also, let's talk of some of the institution. You have got Top Gun School, TACD, one of the best in the world. Everyone wants to come for the training there. You have got testing school, something called as ASTE, okay, जहाँ पे सिस्टम एंड एयरबॉर्न सिस्टम को हम टेस्ट एंड इवेल्युएशन करते हैं. सो अगर हमारे जो टेस्ट पायलट जो होते हैं,
नए सिस्टम को चेक करने के लिए होते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया ये सिस्टम अच्छा है, मिडल ईस्ट से लेके अफ्रीका से लेकर के एशियन कंट्री से लेकर करके साउथ अमेरिका, नो वन लुक्स सेकेंड टाइम, दे बाय दैट एरोप्लेन, दैट बाय द, बिकॉज हमारी जो चेक करने की सिस्टम है वेरी एग्जॉस्टिव एंड वी आर वेरी ट्रस्टवर्दी. Next institution, let's have a look at the aerospace medical. एविएशन में जब फ्लाइंग करते हैं तो हमारी मेडिकल की एस्पेक्ट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. दे से दैट कि व्हेन यू कंटिन्यूसली फ्लाई हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट, your heart tends to get displaced little downward. Okay, so from that point of view, human body differently react करता है स्पेस में एंड एयर में both. So उसके लिए जो है मेडिकल एस्पेक्ट के लिए वी हैव गॉट इंडियन मेडिकल एरोस्पेस में मेडिकल इंस्टीट्यूट है हमारा, IAM है, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन. वर्ल्ड में ऐसे लेस देन 10 है एंड दे कंडक्ट very professional event regularly, international, and large number of 30 to 40 country they come there. So thereafter you have that audit body Memola, Director of Air Staff Inspection, DASI. So all in all, you have UNIC. Thereafter there you have a software development institute wherein you look at the newer technology. You have got lots of base repair depots wherein you repair the aircraft. Entire MiG-29 is surface repaired, upgraded by our people. So from our guys who are on the ground to the air, everybody, and the icing in the cake, you have 2 astronauts, one in the space, another who will be getting launched this month. Both are Indian Air Force fighter pilot. So as a result, all in all, you have a very professional Air Force. And what best you can example is your Opsindur. The kind of a beating and the punishment was given to adversary for adopting unjust, cowardly act against our people. सर जैसे ऑपरेशन सिंदूर आपने बोला, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा? लेट्स से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आपकी टेरिटरी को इन्वेड किया है, एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही हुआ क्विकली द प्लेन्स आर आउट एंड दे आर अटैकिंग, तो क्या क्या स्टेप्स होंगे? या सी क्या होता है कि जब ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, करना होता है आपको, दुश्मन को डिटर करना रहता है या हमको टीचिंग देना रहता है कि कंपेल करने के लिए टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, यू डू अ गुड इंटेंसिव प्लानिंग. ऑल द 3 सर्विसेज टू सिट टुगेदर एंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर करके, एंड स्पेशली दिस टाइम यू हैड CDS. सो हु जो है कि हमारे ये जो फुल लैम्प इतने सारे बिखरे अलग अलग स्ट्रेंथ से आते हैं, उनका माला बनाया उन्होंने. एज अ रिजल्ट यू मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एंड दिस टाइम इट वाज दैट एयर, ड्रोन एंड मिसाइल को यूज करेंगे. सो यू थिंक अगर आप ऐसे करिएगा तो एनिमी क्या क्या करेगा. सो एज अ रिजल्ट आप बहुत सारे कंटीजेंसी ऐसे सोच लेते हो. हम उसको एस्केलेशन मैट्रिक्स, एस्केलेशन लैडर एक्सेट्रा हम कहते हैं इन द मिलिट्री टर्म. सो ये चीज़ें हम प्लान करके रखते हैं. तो हमारा सिंपल था कि भाई टेररिस्ट ने हमारे को तंग किया है, टेररिस्ट को बोलना है अगली बार आओगे तुमको घर में घुस करके मारा जाएगा. सो देयरफॉर डोंट डेयर लुक टुवर्ड्स इंडिया. सो एग्जैक्टली हमने 9 प्लेसेस पे अटैक किया जहाँ पे कि हमारे खास इंटेलिजेंस वेरी प्रिसाइजली टू 1 मीटर. सो व्हेन यू लुक एट वन ऑफ द ट्वीट में घूम रहा है face of the attack. If somebody asks what is the face, so there is 3 domes which are collapsed. Exactly the missiles have gone there. So precise you did, but Pakistan had to respond because even if the American or anybody does, they will also do some action. So they retaliated against us. हमने उनको जब एक्शन किया था उसके बाद हमने बताया है उनको कि एक्शन हुआ है, बट दे इलेक्टेड टू कम, तो हम रेडी थे उनके लिए. सो इट्स काउंटर एंड But we are straightforward. Don't mess with us. Don't mess with us.
एंड धीरे धीरे एस्केलेशन कैलिब्रेटेड, और ये नहीं कि हमने रैम्बो की तरह सबसे ज़्यादा बड़ा थप्पड़ मारा या बड़ा पत्थर फेंका। ग्रेजुएटेड, आप करोगे तो मैं इस ये करूँगा। सो देयरफॉर अ मैसेज टू हिम, इफ भाई स्टॉप, अदरवाइज यू विल कीप गेटिंग क्लॉबर्ड। दोस्तों इस एपिसोड में हमने हमारे गेस्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में काफ़ी बातें की, लेकिन अब थोड़ा हमें फ्यूचरिस्टिक बातें करने का भी मन किया, तो हमने कहा कि यहीं पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, इसको सेकंड एपिसोड में ले जाते हैं। तो सेकंड एपिसोड में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, खासकर फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर, कैसे टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट जो है वॉरफेयर में है, क्या क्या चीज़ें आजकल हो रही हैं, एंड एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हमें क्या क्या पता होना चाहिए। और ऐसी इंसाइट्स के लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के लिए स्टे ट्यून फॉर द सेकंड एपिसोड।